आप इस प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर हस्बे वादा आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। आपको याद दिलाते चले कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर खबर, तज्जिया, तबसरा लगातार हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन वहां पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप अपना रिवर्ट और फीडबैक भी हम तक पहुंचाएंगे। मैसेज में आकर आप बताएंगे कि हालात वाक़ात पर आपकी राय क्या है, प्रोग्रामों के बारे में आप किस तरीके से सोचते हैं और तब्दीली के उन्वान पर क्या कुछ किया जा सकता है। मॉर्निंग शो से लेकर दीगर खबरें आप लगातार देखते रहें और हमें अपना फीडबैक देते रहिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक की वजह से ही हम अपने प्रोग्रामों में बेहतरी लाते हैं और आपकी आराओं के मुताबिक प्रोग्राम को चलाते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम बात गजा फ़लस्तीन की सबसे पहले कर रहे थे। आपकी तरफ से लगातार ये खबर आई और ये बात कही गई कि सबसे पहले नज़र ज़रा जम्मू कश्मीर पर दौड़ाई जाए, इसलिए आज प्रोग्राम में फिर से तब्दीली थोड़ी सी। खबरें पहले जम्मू कश्मीर की, वक्फे के बाद जाएंगे तो गजा फ़लस्तीन की भी बात करेंगे। तीसरे पड़ाव पर आएंगे तो आपसे वादा कि आज फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, 9:45 के बाद आज फ़ोन कॉल ज़रूर लेंगे, आपकी आवाज़ को सुनेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाने का एक मौका जो रहता है, इसे एक बार फिर बहाल करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का टाइप फॉर्मेट है, सबसे पहले हम माजी को याद करते हैं, हिस्ट्री को याद करते हैं। और हिस्ट्री को याद करने की बड़ी वजह यह है कि हम माजी से कुछ सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अपनी यादाश्त को ताज़ा करते हैं। लंबी फहरिस्त होती है, लेकिन चंद वाक़यात आपके सामने हर दिन की तरह रखेंगे। आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हिस्ट्री ऑफ द डे लेकर। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। तो हिस्ट्री ऑफ द डे सबसे पहले आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि आज का दिन क्यों अहमियत का हामिल है और क्या खास है। 8:38 हुआ चाहते हैं तो हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। आज नवंबर की 2 तारीख है, साल 2023, दूसरी तारीख यानी दूसरा दिन आज। लेकिन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो हिस्ट्री ऑफ द डे में सर फहरिस्त हैं, वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। आज ही के दिन 1841 में अकबर खान ने अफगानिस्तान में शाह शुजा के खिलाफ बगावत की थी। एक बड़ी तब्दीली सिस्टम के अंदर आई 1841 में। 1914 में रूस ने तुर्की के खिलाफ ऐलान जंग किया। उसके बाद दोनों ममालिक की दोस्ती भी हुई, बहुत अच्छे ताल्लुकात आज के वक्त में हैं। इसके अलावा 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की हैसियत से ओहदा आज के दिन संभाला 2 नवंबर 2002 को। और 2 नवंबर 2005 को ही गुलाम नबी आज़ाद भी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बने थे। यानी 2 जो गवर्नमेंट्स अलग अलग सालों में 2002 और 2005 वो आपके सामने हमने रखा। 1963 में वियतनाम के सदर रंगो धम वेंग एक बगावत में आज के दिन मारे गए और वियतनाम के अंदर ये सारे इल्ज़ामात जब लगे कि मकामी सतह पर फौजी बगावत होने जा रही है, जिसके बाद अमेरिका की जानिब से भी वियतनाम के अंदर इस जंग का हिस्सा बनने का फैसला किया गया। इसके अलावा 1841 में दूसरी अफगान जंग का भी आगाज हुआ। आज ही के दिन अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ आप साल 2001, 2002, 2004 तक देखते रहे, वो सारा सिलसिला जो था दरअसल 1841 में नवंबर के महीने में ही शुरू हुआ था और उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पर कई ममालिक की जानिब से मुदाखलत भी की गई। 1920 में अमेरिका में तिजारती रेडियो स्टेशन बाकायदा नशरियात का आगाज करने वाला पहला रेडियो स्टेशन बना। नवंबर की 2 तारीख ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 1920 में ये कोशिश आज के दिन कामयाब हुई। और 1982 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जॉइंट कमीशन बना और दोनों हुकूमतों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि जॉइंट कमीशन 1982 के बाद जो अब तक मिलकर काम कर रहा है, उसको काम करने के लिए हरी झंडी आज के दिन दिखाई गई। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आपके सामने चंद अहम तरीन वाक़यात, जिसमें जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक भी 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, वो आपके सामने रखे हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ चलेंगे और आज खबरें चूंकि शुरुआत में आपको बता चुके हैं, हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा तब्दील हुआ है। आज यूनियन टेरिटरी पहले चलेंगे और बात सबसे पहले होगी सरकारी मुलाजमीन की। जी हाँ नाज़रीन, आज सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के रात देर गए जारी किए गए एक हुक्मनामे की, जिसके तहत कमो बेश 990 मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने का फैसला ले लिया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का बड़ा फैसला सामने आया है और तकरीबन 990 मुलाजमीन की
तनख्वाहों को रोकने का फैसला ले लिया गया है और जिन्हें इन 990 मुलाजमीन में जहां IAFS, JKAS, KS काडर और क्लास दर्जा चारुम और फिर जुडिशरी के कुछ मुलाजमीन हैं, ताहम बड़ी खबर यह है कि ये 990 अफराद कौन है जिनके लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया हरकत में आई है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपने तमाम मुलाजमीन को यह हुक्म दिया था कि JKHRMS पोर्टल पर अपनी तमाम तर मुलाजमतों की फरिश्तें जमा कराएं। यानी JKHRM पोर्टल जब बनाया गया था तो उसमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे हर एक मुलाजिम को जो जम्मू कश्मीर महकमों के अंदर जम्मू कश्मीर इंतजामिया का मुलाजिम है, और उन्हें यह कहा गया था कि JKHRM पोर्टल के अंदर आप तमाम तर अपने सर्विस रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करके डाल दीजिए। लेकिन जब टाइम क्लोज किया गया और हाई पावर कमेटी ने तमाम चीजें देखी तो पता लगा कि JKHRM पोर्टल पर कम व बेश 990 मुलाजमीन ऐसे हैं, और यह फरिश्त आपके सामने है, जिनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स का अता पता ही नहीं है। तकरीबन 7-8 डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे गए थे जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जो आपने HRM पोर्टल पर डालने थे। वो क्या क्या थे? एक ये था जो सबसे पहले था कि ऑथेंटिकेटेड पहला पेज जो सर्विस बुक का था वो रेलेवेंट एंट्रीज के साथ आपने देना था कि आपकी अपॉइंटमेंट किस तारीख को हुई है, किस अथॉरिटी ने अपॉइंटमेंट की है, और साथ साथ आपने ये देखना था कि किस तरीके से आपने वो जो पेज था वो अपलोड करना था। दूसरा था कि अगर आपको कोई रिकमेंडेशन है SSB की, पब्लिक सर्विस कमीशन की या किसी और रिक्रूटमेंट एजेंसी की, वो रिकमेंडेशन भी रखनी थी। तीसरा ये था कि एंट्रीज जो मास्टर रोल की थी और दीगर जो पेमेंट ऑफ वेजेस रेगुलराइज होने से पहले आपको दी जा रही थी, मास्टर रोल था, दीगर डॉक्यूमेंट्स थे, वो आपने अपलोड करने थे। रेफरेंस ऑफ अपॉइंटमेंट इन रिकॉर्ड्स यानी DPC मीटिंग्स और दीगर चीज़ों के जरिए से जब आपकी अपॉइंटमेंट की गई या रेगुलराइजेशन की गई या आपको आगे का नोट दिया गया तो वो डॉक्यूमेंट देना था। एंट्री रिगार्डिंग इनिशियल अपॉइंटमेंट इन पे रोल एलाइड और रिकॉर्ड्स के तहत वो देना था। फिर रेफरेंस अगर आपको नहीं है, आपके पास नहीं था, तो आप रेफरेंस देते आर्काइव का, वहां से आप डॉक्यूमेंट निकालते वो रखते, वो भी देख सकते हैं, या कोई और डॉक्यूमेंट रखना था। कुल मिलाकर 8 या 9 डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने देने थे। लेकिन कमो बेश 990 मुलाजमीन की फहरिस्त ऐसी सामने आई है जिनकी तनख्वाहें रोकने का फैसला ले लिया गया है। और जब आप इन फहरिस्तों को देखते हैं तो इनमें शायद ही कोई ऐसा महकमा है जिनके मुलाजमीन की फहरिस्त नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर कंज्यूमर अफेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आगे चलेंगे तो आप तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और इस तरीके से तमाम डिपार्टमेंट्स की फहरिस्त 990 मुलाजमीन की है, जिनमें कुछ IAS, IFS, KS और जुडिशरी के भी कुछ मुलाजमीन हैं जिनकी फहरिस्त में नाम आया है और उनके बारे में कहा गया कि वो जनाब अपने डॉक्यूमेंट्स को देने में नाकाम हुए हैं। तो फिलहाल ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से पहला कदम है, क्योंकि पहले आपको याद होगा मैंने पहले ही कहा था और इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया सर्विस रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर रही है, और अब 990 मुलाजमीन की फहरिस्त पहले मरहले में सामने आई है, जहां पर यह खबर सामने आ रही है कि इन मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने का फैसला ले लिया गया है, क्योंकि इन्होंने अभी तक भी अपनी तमाम तर रिकॉर्ड्स को दुरुस्त नहीं किया है। बहरहाल अभी भी मौका है, क्योंकि जब यह हाई पावर कमेटी के पास केस चला जाएगा उसके बाद हाई पावर कमेटी क्या फैसला लेगी वो सेकंड मामला होगा। लेकिन बहुत सारे मुलाजमीन इसमें क्लास 4 के भी है, ऑर्डरलीज है, जिनका कोई अता पता ही नहीं है, लेकिन वो मुलाजमतें कर चुके हैं। या एक मैंने इस ऑर्डर इसमें यह भी देखा कि एक ऑर्डरली है जो आज सेक्शन ऑफिसर बना हुआ, लेकिन सेक्शन ऑफिसर तो बने हैं लेकिन उनके सर्विस रिकॉर्ड्स को पर्टेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी तक भी अपलोड नहीं हुए। तो इस तरीके से तलवार लटक चुकी है 990 मुलाजमीन पर कि अगर वो फेल हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने में, आर्काइव से कोई डॉक्यूमेंट निकालने में, तो महकमा इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। इस तरीके के इशारे पहले ही चीफ सेक्रेटरी की तरफ से दिए गए थे। तो मुलाजमीन के हवाले से ये पहली और बड़ी खबर कि 990 मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी गई है, उनके सर्विस रिकॉर्ड्स पूरे नहीं है, और जब तक वो सर्विस रिकॉर्ड्स को पूरा नहीं करेंगे तब तक ये मामला इसी तरीके से चलेगा। वहीं पर सिविल सेक्टर से खबर यह है कि हाई पावर कमेटी अपनी दूसरी निशस्त बहुत जल्द करने जा रही है, जिसमें सेकेंड राउंड ऑफ डिसीजन जो होगा इन 990 मुलाजमीन के हवाले से लिया जा सकता है। तो ये थी जनाब खबर। आपको याद होगा जुलाई के महीने में सरकार की जानिब से एक पोर्टल लॉन्च किया गया था JKHRMS, जम्मू कश्मीर
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और ये वही पोर्टल है जिस पर सरकारी मुलाजमीन का हर महीने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी देखा जाता है, उनके रिपोर्ट कार्ड, उनके अटेंडेंस वगैरह, जब से सख्ती एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। दूसरी बात, चीफ सेक्रेटरी का आपको स्टेटमेंट याद होगा कि तकरीबन 2.5 से पौने 3 लाख ऐसे मुलाजमीन हैं जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का उन्होंने नाम लिया था। तो अभी तो ये 990 है। बहुत सारे लोग जो इस वक्त कमेंट भी कर रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। 990 मुलाजमीन उस हिसाब से देखें तो एक तवील मुद्दत है। हमने उस बयान के बाद देखा था कि सियासी बहस भी बहुत दोनों प्रोविंसेस के अंदर छिड़ी थी, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये मुलाजमीन ये दिखाने में, जैसे हमने एक एग्जाम्पल आपको दी, इसमें आप जब जाएंगे तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसका कोई मुलाजिम नहीं है। सबसे ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सबसे ज्यादा मुलाजमीन हैं। अब अगर 1990 1995 में कोई 4th क्लास एम्प्लॉय लगा था, आज वो कैसे एक आला ओहदे पर फाइज है, ये सारी जिम्मेदारियां किसने दी हैं, ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। बहरहाल अभी भी एक मामला है, जब तक ये 990 केसेस हाई पावर कमेटी देखेगी तब तक बाकी मुलाजमीन जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं, और उनको भी इसी पोर्टल के जरिए वजाहत करनी होगी कि इनिशियल अपॉइंटमेंट उनके जो ऑर्डर्स थे वो एक्चुअली कहां थे, क्या उनको डेजिग्नेशन उस वक्त दी गई थी, किस डिपार्टमेंट के अंदर थे, क्या ओहदा उस वक्त दिया गया था, और मौजूदा वक्त में जब रिकॉर्ड सरकार मांग रही है तो उस वक्त क्या उनकी डेजिग्नेशन एक्चुअल में है। ये सरकारी मुलाजमीन की बात थी, लेकिन बात जरा उन अवामी नुमाइंदों की और उन इदारों की जिनकी मुद्दत सरकार ने भी अब वजाहत कर दी है कि खत्म हो गई है, यानी बात अब अर्बन लोकल बॉडीज के हवाले से। इशफाक, बात अर्बन लोकल बॉडीज की करते हैं, यानी बल्दियाती इदारों की करते हैं, जिनको लेकर चिमे गोइयां बहुत सारी चल रही थी कि सरकार शायद इस स्टिंग अरेंजमेंट को कंटिन्यू करेगी, लेकिन रात देर गए एक और हुक्मनामा सामने आया है, और हमारे ज़राए के मुताबिक अर्बन लोकल बॉडीज या बल्दियाती इदारों को लेकर लॉ डिपार्टमेंट की वजाहत सामने आई है, और लॉ डिपार्टमेंट यानी महकमा कानून ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को यह साफ कर दिया है कि 5 साल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद कोई भी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। 5 साल की मुद्दत कब मुकम्मल होगी? जिस दिन पहला इजलास हुआ होगा, यानी जिस कमेटी का, जिस इदारे का पहला इजलास जिस दिन हुआ होगा उसके बाद 5 साल का टेन्योर गिना जाएगा, और जिस दिन लास्ट डेट होगा वही हतमी तारीख मानी जाएगी, और उसके बाद कोई भी कॉरपोरेटर, कोई भी मेयर, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी चेयरमैन काबिल कबूल नहीं होगा। कानून के एतबार से वजाहत कर दी गई है। और अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर 5 साल की मुद्दत का जो फैसला था, ये लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पहली मीटिंग हुई होगी उससे लेकर लास्ट दिन जो 5 साल के होंगे वो गिने जाएंगे, और वही लास्ट होगा डे इन तमाम इदारों का। मेयर, प्रेसिडेंट, कॉरपोरेटर्स अब प्रिविलेज या ऑनरेरियम के हकदार नहीं होंगे, यानी 5 साल मुकम्मल होने के बाद वो न प्रिविलेज के हकदार होंगे, यानी जो उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है ना उसका वो हकदार होगा, ना उन्हें जो ऑनरेरियम दिया जा रहा है ना उसके वो हकदार होंगे, और ना ही वो कोई एंटरटेन करेंगे कोई और ऑफिशियल पोजीशन को। ये कल सरकार की तरफ से वजाहत कर दी गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यह साफ कर दिया गया कि म्युनिसिपल बॉडीज का जो मियाद है वो पूरे 5 साल तब मुकम्मल होंगे जिस दिन उनका पहला इजलास हुआ होगा, और आखिरी मीटिंग जो होगी वो 5 साल की मानी जाएगी। लॉ डिपार्टमेंट ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक कम्युनिकेशन के जरिए से ये तमाम मामला बता दिए गए कि कॉरपोरेटर्स, काउंसिल, कमिटीज की मुद्दत और अपॉइंटमेंट का किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से इनका आखिरी दिन भी हो सकता है। और अब ये भी माना जा रहा है कि लॉ डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि जो सेक्शन 13 है और सेक्शन 14 है जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 का, और सेक्शन 5(1) है जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 का, उसके हिसाब से ही काम जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। और इस तरीके से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मियाद जो है वो 5 नवंबर को मुकम्मल होगी, और इसी तरीके से जो दीगर बल्दियाती इदारे हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं सूबा कश्मीर के, वो 28 अक्टूबर से 26 दिसंबर के दरमियान अपनी मियाद को मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये कल वजाहत आ चुकी है। और इसी तरीके से जब आप दीगर इदारों के हवाले से देखेंगे तो एक डिटेल डॉक्यूमेंट जो हमारे हाथ में है, जो हमें ज़राया से मिला है, और दफ्तरी ज़राया यानी जो सिविल सेक्रेटरीट के ज़राया, उनका मानना है म्युनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा इसका आखिरी दिन 2 नवंबर यानी आज इनका आखिरी दिन है जी। इस तरीके से लंगेट और हंदवारा म्युनिसिपल कमेटी का 18 नवंबर को आखिरी दिन होगा, कॉरपोरेटर्स काउंसिल कमेटी का नॉर्थ कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसी तरीके से बारामूला म्युनिसिपल कमेटी 9 नवंबर रवा महीने की 9 तारीख तक एग्जिस्ट करेगी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी।
5 साल टर्म सोपोर म्यूनसिपल कमेटी ख़त्म होगी 4 तारीख को, 4 नवंबर को। और इसी तरीके से जो दीगर 4 ULBs हैं, कुंजर, पट्टन, उरी, वत्रगा, ये भी 4 नवंबर को इनकी मियाद 5 साल की मुकम्मल हो रही है। डॉक्यूमेंट्स ये भी बता रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल म्यूनसिपल कमेटी बांडीपोरा, ये जनाब खत्म होगा 2 नवंबर को, यानी आज बांडीपोरा का आखिरी दिन है म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का। और इसी तरीके से जो टेन्योर है रिप्रेजेंटेटिव्स का, हाजन का, सुंबल का, ये नवंबर 18 तारीख को खत्म हो रहा है। ये नॉर्थ कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं वस्ती कश्मीर बडगाम की ओर। बडगाम के अंदर जो टेन्योर तमाम म्यूनसिपल कमेटीज का खत्म होगा, जिनमें बडगाम है, चाडूरा है, ट्रारी शरीफ है, खान साहब है, मांगाम है। ये रवा महीने की 12 तारीख को इख्तिताम पजीर हो रही है। ये बडगाम की बात है। फिर साउथ की ओर चलते हैं जी, फटाफट से हम आपको ये भी बताते चले। साउथ कश्मीर अनंतनाग के अंदर जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं, अच्छाबल कमेटी 28 अक्टूबर को एंड, और इसके साथ साथ ही जो म्यूनसिपल कमेटियां अशमुकाम है, मट्टन है, पहलगाम है, बिजबियारा है, काजीगुंड है, ये 14 नवंबर को अपने इख्तिताम की ओर जा रही है। इसके साथ साथ जब आप मजीद इसको खंगालेंगे, डूरू, वेरीनाग म्यूनसिपल कमेटी और कोकरनाग म्यूनसिपल कमेटी अक्टूबर 31 को ये इख्तिताम पजीर हुई है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कुलगाम के हैं, देवसर के हैं, ये 29 अक्टूबर को, यारीपोरा का 4 नवंबर को, और इसी तरीके से पापोर म्यूनसिपल कमेटी 26 दिसंबर को, और त्राल म्यूनसिपल कमेटी 29 नवंबर का इख्तिताम डेट बताया गया है। और इसी तरीके से शुपियां की 29 अक्टूबर को, और गांदरबल ULB की जो है वो 8 नवंबर को इख्तिताम होगा। और इस तरीके से सूबा कश्मीर के अंदर ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा। तो साफ कर दिया गया कि 5 साल कब किसके पूरे होंगे, इसके बाद कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, किसी को कोई एंटरटेनमेंट नहीं दी जाएगी, और नए सिरे से चुनाव की तैयारी में जम्मू कश्मीर इंतजामिया जुटेगी। अब चुनाव होंगे नहीं होंगे ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल बड़ी बात ये जो हमने आपके सामने अर्बन लोकल बॉडीज के हवाले से बता दी है। अब बढ़ते हैं आगे, बात जरा एक और अहम और बड़ी खबर की आपके सामने रखते हैं और बात करते हैं मरकजी हुकूमत की, यानी यूनियन होम मिनिस्ट्री की, जिन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया है। और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, मरकजी वजारत दाखिला ने जेल खाना जात के हवाले से बड़ी खबर और बड़ा फैसला ले लिया है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से अहम फैसला लिया गया है कि जो गरीब कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए मरकजी हुकूमत कदम उठाएगी और जिले सतह पर कमेटियां तश्कील देने का फैसला हुआ है। दरअसल मरकजी वजारत की जानिब से, वजारत दाखिला की जानिब से तमाम मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को या फिर रियासतों को बाज़ाब्ता तौर पर एक खत लिखा गया, और इस खत में कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर जो होंगे वो जितना पैसा इन प्रिजनर्स पर, जितना पैसा इन गरीब कैदियों पर ज़रूरत होगा उनकी रिहाई के लिए, डिप्टी कमिश्नर को ऑथराइज किया गया है, उसे बाख्तियार बनाया जाएगा। वो जाकर कितना पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, जो लीगल बैटल एक तरह से बहुत सारे लोग लड़ते हैं लेकिन उनके पास शायद इतना पैसा या अखराजात नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, तो वो जिम्मेदारी अब सरकार लेगी। और ये जो स्कीम है वो फौरी तौर पर इन गरीब कैदियों को अगर सख्त तरीन सजा से गुजर रहे हैं उससे उनको बाहर निकलने का मौका देगी। इस सिलसिले में एक खत जो कि तमाम रियासतों और यूटीज़ को लिखा गया है, चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के, यूटीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको कहा गया है कि फौरी तौर जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो तमाम गरीब कैदियों को देने का आप फैसला करें, और जहां पर ज़रूरत महसूस की जा रही है वहां पर इन गरीब कैदियों को रिहा किया जाए। अब ये बहुत सारी स्टेट्स, बहुत सारी यूटीज़ के अंदर उन तमाम लोगों को जो लीगल बैटल नहीं लड़ सकते या फिर लीगली एड प्रोवाइड नहीं कर सकते, या लीगली आप कह सकते हैं कि सपोर्ट किसी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सकते, वकील के, अदालतों के अखराजात या चक्कर बार बार लगाना, वो चीज़ें जिन लोगों के लिए मुश्किल थे, तो उन लोगों के लिए हुकूमत ने एक रास्ता आसान कर दिया है। पिछला लेटर जिसमें स्कीम के मुतालिक बातचीत हुई थी, गुफ्तगू की गई थी, हुकूमत ने तमाम स्टेट्स और यूटीज़ को कंसिडरेशन में लेने का फैसला किया था, लेकिन अब जो ताज़ा खत गया है उसमें हज़ारों लोगों को राहत मिलने वाली है, जिसमें फैमिलीज बड़े पैमाने पर हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के तमाम रियासतों और यूटीज़ के अंदर आज के वक्त में भी। और सरकार ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना रखे हैं, रहनुमा खतूत जारी कर रखे हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर एक ज़िले के अंदर हुकूमत कितना पैसा खर्च करेगी,
कैदियों को निकालने के लिए, या जो गरीब कैदी हैं, इंतहाई गरीब हैं, मुश्किल तरीन वक्त से हैं, उन पर कितना फोकस होगा, सरकार कितना फाइनेंशियल सपोर्ट उनको देगी, ये डिप्टी कमिश्नर पर बहुत हद तक जिम्मेदारी होगी। ठीक वैसे ही जैसे आप देखते हैं कि पीएसए लगता है तो डिप्टी कमिश्नर का सबसे पहले नाम आता है कि वहां से डोजियर तैयार हुआ है, वैसे ही अब गरीब कैदियों को जब रिहाई मिलेगी तो डिपेंड इस बात पे करेगा कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कितना पैसा खर्च करने के लिए ऑथराइज चूंकि उसको सरकार ने करने का फैसला लिया है, बाख्तियार बनाने का फैसला लिया है, तो डिप्टी कमिश्नर के उस फैसले पर बहुत सारी चीजें इन्हिसार करेंगी। अब ये मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर आप देखेंगे सरकार ने जो ऑलरेडी गाइडलाइंस बना रखी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला 22 साल 2022 का दिसंबर का है, जब एक केस पहुंचा था राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त भी कहा गया था बहुत सारे लोगों की तरफ से, और जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा था कि कुछ कैदियों को रिहा करने की स्टेट तो सोच रही है, यानी राजस्थान की बात हो रही थी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अदालतों के चक्कर तो काटते हैं लेकिन पैसा खर्च करने की उनकी कुव्वत नहीं है। तो उसके बाद जाकर कंसिडरेशन हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा था कि वो स्टेट्स के साथ बैठकर इस बात पर फैसला ले। कई साल गुजर चुके हैं, अभी भी अदालतों के अंदर लोग या तो चक्कर काटते हैं या फिर जेलों के अंदर हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन्हें जमानत मिल गई होती है लेकिन उन्हें ज़र ज़मानत पैसा जमा करना होता है अदालत के सामने, उनके पास वो पैसा नहीं होता है, या किसी भी तरीके से वो लीगल बैटल अपनी नहीं लड़ पाते हैं, लेकिन वो इसके हक में होते हैं कि उनकी रिहाई हो सकती है, एक लीगल बैटल के जरिए से रिहाई हो सकती है। तो वहाँ पर अब मरकजी हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि उन कैदियों को रिहा करवाने के लिए और उनका जो ज़र मुतबा जो ज़र ज़मानत है जो मुचलका वहाँ पर जमा करवाना है, वो अब स्टेट बर्दाश्त किया करेंगी, और स्टेट्स के अंदर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये हाई पावर कमेटी में शामिल कर दिया गया है, और रहनुमा खतूत जो SOPs इस हवाले से है वो महकमा वजारत की तरफ से, दाखिला वजारत की तरफ से जारी कर दिए गए। तो ये थी बात जनाब कैदियों के हवाले से, गरीब कैदियों के हवाले से जो अपनी पैरवी नहीं कर पा रहे हैं या जिनकी जमानतें हुई और वो पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं ताकि वो बाहर आ पाए। अब वो डिप्टी कमिश्नर्स के साथ रब्ता करेंगे और डिप्टी कमिश्नर्स को बाज़ाब्ता तौर पर इख्तियार दे दिया गया है, क्योंकि जो DO लेटर चला गया है 19/6/2023 को, उसमें तमाम चीफ सेक्रेटरीज जो ऑल स्टेट्स के हैं, यूनियन टेरिटरीज के हैं और फिर DG प्रिजन्स है, उनको ये बताया गया कि किस तरीके से आपने डिप्टी कमिश्नर्स को इन्वॉल्व करके ये सारा प्लान एग्जीक्यूट करवाना है। मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दे दी थी, दाखिला वजारत ने ऑर्डर जारी कर दिया था और इसमें जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात अदालतों की हो रही है, केसेस की हो रही है, सुनवाई की हो रही है। तो आज एक और सुनवाई होने जा रही है। आज का दिन भी इंतहाई अहम है, क्योंकि आज मामला मोहम्मद यासीन मलिक ममनुआ तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह का है, क्योंकि मामला इंडियन एयरफोर्स के उन 4 नौजवानों का है जिन्हें सन 1990 में श्रीनगर के मज़ाफ़ात के अंदर कत्ल कर दिया गया था, और उसके बाद लगातार यह मामला अदालत के अंदर ज़ेर समाअत था, और अदालत के स्पेशल कोर्ट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर आज इसकी जम्मू टाडा अदालत के अंदर दोबारा समाअत होने जा रही है। ममनुआ तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक, जो तिहाड़ जेल के अंदर इस वक्त कैद की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिनके ऊपर इंतहाई संगीन इल्जामात पहले ही साबित करके अदालत ने उन्हें पाबंदी सलासिल कर दिया था, वहीं पर जम्मू अदालत के अंदर उन पर इंडियन एयरफोर्स के 4 जवानों के कत्ल का मुकदमा भी चल रहा है, जिसमें समाअत लगातार चल रही है पिछले कई महीनों से, और आज तकरीबन 10:30 बजे इस मामले की समाअत दोबारा होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि यासीन मलिक, चूंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से तमाम केसों की पैरवी का हक हासिल है और वो खुद भी कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी जुस्तजू की थी कि उन्हें जम्मू लाया जाए ताकि वो इस केस के अंदर मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन फिर मरकजी दाखिला वजारत और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि हाइपर सेंसिटिव केस है, हाइपर सेंसिटिव कैदी है, इसलिए इन्हें लाना ले जाना मुश्किल है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से कई बार यासीन मलिक अभी तक पेश हो चुके हैं इस मामले में, खुद जरा कर चुके हैं, और आज का दिन भी जो है वो इस केस का दिन है और 10:30 बजे केस की समाअत होगी। और माना जा रहा है कि CBI की तरफ से आज उन 2 से 3 विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा जो ऑलरेडी अपने बयानात कलमबंद करवा चुके हैं और यासीन मलिक की पहचान भी पहले ही कर चुके हैं। एक तरफ से ये केस चल रहा है, दूसरी तरफ से उन पर एक और केस भी है, रुबिया सईद अगवाकारी का मामला, यानी साबिका दाखिला वजीर और साबिक वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की साहिबजादी डॉक्टर रुबिया सईद के अगवा का मामला भी
ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ معاملے کی سماعت الگ سے چل رہی ہے، لیکن مانا جا رہا ہے کہ آج کی سماعت جو ہے وہ انڈین ایئر فورس کہ ان 4 جوانوں کو لے کر ہے جن کو سنت نگر کے مضافات کے اندر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا، جس کے بعد مقدمہ کافی دیر تک چلا، پھر کلوز ہو گیا، پھر دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے، اور آج اس کی سماعت دوبارہ ہوگی اور یاسین ملک عدالت کے اندر حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے اس طریقے کی اطلاعات اور خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ سن 1990 میں انڈین ایئر فورس کے 4 جوانوں کو مارا گیا تھا، جس کے بعد باضابطہ طور پر اس کیس کی سماعت شروع ہو گئی تھی ہائی کورٹ کے اندر، اور پھر اب یہ معاملہ جو ہے ٹاڈا عدالت کے اندر چل رہا ہے۔ تہاڑ جیل کے اندر اس وقت یاسین ملک بند ہے اور ان پر یہ مقدمہ جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ نازک مرحلے میں چلا گیا ہے، کیونکہ آلموسٹ بہت سارے آئی وٹنسز کو کراس ایگزامن کر لیا گیا، صرف چند بچے ہیں جن کو لے کر آج اطلاع ہے کہ آج ان کا کراس ایگزامن کیا جا سکتا ہے۔ جی آصف، بالکل بات یاسین ملک کے کیس کے حوالے سے تھے، اور 2 بیک ٹو بیک کیسز ہیں، دونوں میں وہ ایک ساتھ چونکہ ان کو جرح کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے اور اپنی بات وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات اب ذرا ایک اور معاملے کی بھی کرتے ہیں، اور بات ان افراد کی جو تمباکو کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، یا پھر جموں کشمیر کے اندر ایسے لوگوں کی کتنی تعداد ہے جو اعداد و شمار سے پتہ چلا یونین ٹیریٹری کے اندر آج بھی بڑی تعداد میں تمباکو نوشی کرنے والے افراد موجود ہیں، اور سرکاری سطح پر جو ایک مہم کا آغاز کیا گیا تھا کہ تمباکو کو ختم کیا جائے، وہ دراصل ناکام ثابت ہوئی ہے۔ ایسا اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ جتنے اقدامات اٹھائے گئے ان میں سے ایک قدم یہ بھی تھا کہ یوٹی کو نمبر 1 پہ اس میں لایا جائے کہ لوگ ختم کریں اس سلسلے کو، یا تمباکو نوشی کا سلسلہ ختم ہو۔ لیکن جب رینکنگ آئی تو کپواڑہ اور شوپیاں ڈسٹرکٹس میں ٹاپ، سب سے زیادہ 50% پلس لوگ ابھی بھی تمباکو نوشی کرتے ہیں، جن میں خواتین کی بڑی تعداد۔ کل ملا کر مختلف ریاستوں اور سٹیٹس کی جب ایک فہرست تیار ہوئی تو جموں کشمیر 6 پائیدان پر رہا، اور اوورال جو الگ الگ سٹیٹس اور یوٹیز کے بارے میں پتہ چلا کہ ایسے افراد جو آج کے وقت میں بھی تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، جموں کشمیر کے اندر 21% کے قریب لوگ یا ایسی آبادی موجود ہے جن میں خواتین بھی موجود ہے تمباکو نوشی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، تمباکو نوشی میں جب آپ دیکھیں گے تو ہمارا جموں کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ 6 پائیدان پر ہے، اور منی پور کے بعد ہماری ریاست جموں کشمیر کا نام آتا ہے، آندھر پردیش، تریپورہ، میگھالیہ، میزورم کے بعد جموں کشمیر اس پائیدان پر ہے۔ پریونشن آف اسموک لیس ٹباکو جو ہے اس کو پورے ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے کم اس وقت اگر کہیں پر تمباکو کا استعمال کیا جا رہا ہے یا تمباکو پروڈکٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہماچل پردیش ہے، اور نیشنل ہیلتھ سروے فگرز جو سامنے آئے ہیں انہوں نے ایک بار پھر سوال پیدا کیا ہے کہ جو سرکاری سطح پر بڑے بڑے دعوے پیش کیے جا رہے ہیں اور احکامات جاری کیے جا رہے ہیں کہ اسکولوں، کالجوں، مذہبی مقامات، پبلک پلیس پر آپ تمباکو سگریٹ نہیں بیچ سکتے ہیں، دھڑلے سے یہ ساری چیزیں بیچی جا رہی ہے، دھڑلے سے لوگ پی بھی رہے ہیں، اور اس کا فگرز کا جو نیشنل ہیلتھ سروے کے فگر سامنے ہیں اس کے مطابق کشمیر صوبے کے اندر کپواڑہ کے اندر 50-55% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ سموکنگ کر رہی ہے، چاہے وہ تمباکو پی رہی ہے، سگریٹ پی رہی ہے، بیڑی پی رہی ہے، یا اس طریقے کے جو چیزیں ہیں استعمال ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے وہ شوپیاں ہے، جہاں پر 50% سے زیادہ آبادی ضلع شوپیاں کی اس سگریٹ نوشی کے اندر لگ چکی ہے۔ ساؤتھ کشمیر کا اننت ناگ، نارتھ کشمیر کا بانڈی پورہ 49% آبادی وہاں پر، بڑگام 48%، پلوامہ کے اندر 44%، گاندربل کے اندر 42%، بارہمولہ اور کلگام کے اندر 41%، اور سری نگر شہر کے اندر 38% آبادی جو ہے وہ اس طریقے کا نشے کا استعمال کر رہی ہے، جسے آپ سگریٹ کہہ رہے ہیں، تمباکو کہہ رہے ہیں، بیڑی کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جی۔ اور جب آپ گیٹس ٹو ڈاٹا دیکھیں گے تو اس میں 35.2% مرد یہ سارا استعمال کر رہی ہیں، تو 5.1% ہماری بہنیں مائیں بھی اس کا استعمال کر رہی ہیں تمباکو یا دیگر چیزیں، پھر 28.8% جو ہے وہ ڈائریکٹلی تمباکو نوشی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اہتمام کیا جا رہا ہے اس چیز کا۔ ڈاٹا یہ بھی بتا رہا ہے کہ جناب جہاں تک تمباکو لیس سوسائٹی کا سوال ہے تو جموں کشمیر کے اندر ابھی بہت پسینہ بہانے کی ضرورت ہے۔ کشمیر صوبہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، جموں صوبے کی صورتحال بھی زیادہ بہتر نہیں ہے،
वहां पर भी हर जिले की 40% से ज्यादा आबादी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्मोकिंग कर रही है, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल कर रही है। वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक इदारा है जिन्होंने हुक्मनामा जारी किया था कि मुकम्मल पाबंदियां पब्लिक प्लेसेस पर है, मुकम्मल पाबंदियां आपको बाजारों के अंदर सिगरेट पर मिलेगी, और सिगरेट पर भी लिखा होता है कि जनाब ये तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है, लेकिन उसके बावजूद भी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक अच्छी खासी आबादी आज के दिन में भी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप 30% की आबादी के आसपास देखें सिर्फ तंबाकू नोशी कर रही है, तो मंशियात और दीगर के अंदर हम पहले ही कहां पर आ चुके हैं। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो तबाही के दरवाजे हमने खुद खोल दिए हैं। हुकूमती इदारों तक सिर्फ ये चीज़ें रखना और ये बातें कहना शायद दुरुस्त नहीं होगा। हमने खुद देखना होगा कि हमारी सेहत कैसे ठीक रहेगी। और आप एक्टिव स्मोकिंग कर रहे हैं, यानी आपने तो तंबाकू का कश लिया, सिगरेट का कश लिया, लेकिन जो आपके आसपास लोग हैं वो इसका असर से नहीं बच पाते, वो पैसिव स्मोकर्स है, और जितना आपको इफेक्ट हो रहा है उससे ज़्यादा उन्हें भी इफेक्ट हो रहा है। फिर आप घर के अंदर और आसपास जब पीते हैं तो आपके बच्चे बुजुर्ग भी इसका शिकार हो रहे हैं। पहले ही सूरत हाल क्या कुछ है आपके सामने, लेकिन हाथ जोड़कर यही दरख्वास्त कि इसको छोड़ दें, आज वक्त है। बात हमने आपके सामने रखी है इस उम्मीद के साथ कि असरअंदाज आपके दिल पर यह बात हो। अब ज़रा तालीम की बात, क्योंकि महकमा तालीम और आला तालीम के अंदर बुनियादी ढांचे को उस्तवार करना, मजबूत करना, हुकूमती सतह पर लगातार बयानात आ रहे हैं, लेकिन खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पीजी कोर्सेज के अंदर दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों या तलबा की तादाद में कमी हो रही है। बिल्कुल, ये बाइस से तशवीश लम्हा है और होना भी चाहिए, क्योंकि बड़ी तादाद में कई ऐसे कैंपसेस हैं हमारे ज़राए जो बताते हैं कि खाली हैं। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर भी, जहाँ पर आज के वक्त में आप देख रहे हैं एक अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है, और पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी हमने आपको बताई थी जिसमें ऑफिशियल वर्जन भी आपके सामने रखा और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स कह रहे थे उनकी बात भी रखी थी। लेकिन तारीख में ऐसा लम्हा, ऐसा वक्त पहली बार आया है जब तलबा के दाखिलों में कमी देखी गई है। ये पहला ऐसा मौका है जब पहली बार आप देख रहे हैं बच्चे शिकायत कर रहे हैं, वो भी इतने बड़े पैमाने पर, और अगरचे सीट्स मौजूद हों इसके बावजूद भी ऐसी सूरत हाल है, तो फिर माहिर तालीम जो हैं या माहिरीन हैं उनकी जानिब से भी फौरी तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले में मुदाखलत की अपील की गई है, क्योंकि इसका असर पूरी तरीके से सिस्टम पर पड़ रहा है। एजुकेशन सेटअप जो है इस बड़े इदारे के अंदर वो मुतासिर हो रहा है, और सबसे बड़ा कैंपस जो मेन कैंपस है हजरत बल का, वहां से भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पूरी तरीके से ये कैंपस खाली खाली और सूना सूना नजर आ रहा है। वजह ये कि बच्चों को दाखिले कम मिल रहे हैं, उस पर भी हम मजीद बात करेंगे। लेकिन तकरीबन 100 के आसपास सीटें जो हैं पीजी कोर्सेज में जनरल कैटेगरी में आने वाले बच्चों के लिए जो इस वक्त मौजूद हैं वो भी खाली पड़ी हैं। क्यों नहीं वक्त पर फिल किया जा सका है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सैयद जमुल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे, इस पर मजीद बात हम करेंगे। लेकिन खबर ये भी है कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज़कूरा कैंपस, यहाँ पर भी हालात वैसे ही लगभग जो मेन कैंपस हजरत बल के अंदर हैं, 80 से 90% के आसपास जो सीटें हैं इन ब्रांचेस के अंदर मौजूदा वक्त में जब आपको हम अपडेट कर रहे हैं हमारे ज़राए बता रहे हैं कि खाली पड़े हैं। श्रीनगर चलेंगे, सैयद जमुल हमारे साथ ज्वाइन किए हैं इसी खबर पर। बहुत शुक्रिया सैयद जमुल ज्वाइन करने के लिए। ज़रा ये भी बताइएगा कि आपके ज़राए क्या बता रहे हैं मेन कैंपसेस की, जो इतलात हैं कि 80 से 90% के आसपास सीट्स अभी भी खाली पड़े हैं, और ये जो एडमिशन का वक्त है और एक इम्पॉर्टेंट दौर से, इम्पॉर्टेंट वक्त से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर जो करने की ज़रूरत थी ऑफिशियल स्टेक इस पर क्या है, और दूसरी तरफ जो शिकायतें मौसूल हो रही हैं वो कितनी दुरुस्त हैं? आसिफ रशीद, जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल ने भी, जो कि इसके चांसलर जो हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के और हायर एजुकेशन के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ही जिम्मेदारी निभाते हैं, और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए अगर ये मामला हल हो जाते हैं तो शायद तुलबा का जो मुस्तकबिल है वो मखदूश होने से खत्म बच जाएगा। अब इसकी वजूहत ढूंढने की जब मैंने सुबह से कोशिश की तो इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, ये वो सब्जेक्ट्स हैं, ये वो मज़ामीन हैं जो नए नए इंट्रोड्यूस किए गए। और बेशतर अगर आपने बारामूला, कुपवारा और बाकी कैंप्स की बात की, और उसके बाद मैन कैंप्स कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात की, एक वक्त बड़ा क्रेज होता था, बल्कि आज भी है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में आपको पेमेंट सीट भी अगर मिल जाएगी तो आपको बहुत ज्यादा कुछ मिला। और हमारी हमसाया रियासतों में अगर आप एडमिशन रोल देखेंगे तो हमारे नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर से बहुत ज्यादा जो रोल है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के बजाय अब बाहर जाने लगा। उसकी कई एक वजूहत है। आपने जिन मज़ामीन का इंतखाब किया, जो सब्जेक्ट्स आपने लाए, उनका प्लेसमेंट हमें नजर नहीं आता है।
हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे सब्जेक्ट से पास आउट होके आजकल कॉल सेंटर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 7,000, 8,000, 9,000 रुपए की नौकरी करते हैं। असल में ये मज़ामीन जो थे ये जम्मू कश्मीर के तदरीसी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए इसका रोल बड़ा अहम था, जिसमें आप सोशियोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, इकोनॉमिक्स और उसके बाद कंप्यूटर साइंस। आजकल लेटेस्ट मज़ामीन जो है, एक तो वो लाने के लिए आपके पास फैकल्टी होनी चाहिए। इसका मवाजना जब आप दूसरे डिपार्टमेंट से करेंगे, आपने मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में खोले, वहां पर आपके पास कैथ लैब और बाकी चीजें नहीं है। नतीजा यह कि रेफरल फिर श्रीनगर आता है। ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो आपने कैंपस लगवाए थे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, मज़ामीन, फैकल्टी मेंबर्स के और लैब कि आपके पास कश्मीर यूनिवर्सिटी के मद मुकाबिल है। और पहली प्रेफरेंस जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की थी वो स्टूडेंट्स की थी, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी थी। अब दिक्कत यह है कि इन मेंबरान को ये डिग्रियां मुकम्मल करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन रेट जो है वो डाउन हो गया है। और ये पहली बार हुआ है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले आपका वाहिद कैंपस जो था वो हजरत बल ही था, दरगाह हजरत बल। उसके बाद इसमें आपके एडमिशन मुकम्मल होने के बाद 15 दिन तक आपका एडमिशन ओपन रहता था, फिर क्लोज हो जाता था। आज मेरे पास जो डाटा भेजा गया है बच्चों की तरफ से, उसमें 6-6 महीने तक जो है एडमिशन ओपन रखे जाते हैं, फिर भी सीटें फिल नहीं हो जाती है। गालिबन इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने अभी तक सुबह से तलाश की, हालांकि वाइस चांसलर रईसुल जामिया डॉक्टर प्रोफेसर नीलोफर ने कुछ दिन पहले इसी बारे में एक बड़ी जानकारी मीटिंग तलब की थी, जिसमें फीडबैक जो आपके नॉर्थ कैंप साउथ कैंप से हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन बगैर किसी नतीजे के ये मीटिंग जो है ये इख्तिताम पजीर हुई। हालांकि द्रौपदी मुर्मू गुज़श्ता महीने जम्मू कश्मीर के कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस में आई थी और हमें उम्मीद थी कि शायद ये बातें जो है बहुत ऊपरी लेवल तक ले जाएंगी। या तो आपको ये दाखिले, ये एडमिशन जो है ये मनसूख करने होंगे, या आपको वो मज़ामीन पढ़ाने होंगे जिसमें तो फिर बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास जो अलग अलग, अब तो टाइम कम बचा है ना, अब जब हम एडमिशन्स की तरफ जाएंगे तो या तो उनको कॉलेज ऑप्ट करना होगा आउट ऑफ द यूनियन टेरिटरी जाकर, या फिर जो वाहिद ऑप्शन है वहां पर क्या चीजें बचती हैं। क्योंकि अगर किसी ने साइंस के मज़ामीन में कोई सब्जेक्ट जो है वो अगर चुना है, अगर यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं है, तो यूनिवर्सिटी की जानिब से क्या वक्त पर बच्चों को नहीं बताया गया? जो मुश्किलात आ जा रही हैं, जो आप कह रहे हैं कि एक बड़ी परेशानी है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करता है तो शायद यूनिवर्सिटी के अंदर ही परेशानी है बेसिक वहां पर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर अमला नहीं है, तो क्या ये वक्त से पहले बताने की जरूरत नहीं? फिर तो ऑप्शन ही नहीं कोई बच्चों के पास बच रहा है। देखिए, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, या तो जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल चांसलर मनोज सिन्हा साहब से ये मामला उठाना होगा ऊपरी लेवल तक, और हमारी नशरियात मुमकिन है कि राजभवन और आसपास में इस पर देखी जा रही हो। मामला बिल्कुल सादा है कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपने कॉलेज खोले, आपके पास कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले फैकल्टी मेंबर हैं या नहीं। आपके पास यूनिवर्सिटी कैंपस लेवल का आपने जम कर दिया को एजुकेशन को एक साथ लाकर कॉलेजों में, क्योंकि आपकी कंपल्शन, आपकी मजबूरी बनी न। वहां पे इस किस्म का इंतजाम है कि आपका स्टूडेंट कल पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद ये किसी जॉब प्लेसमेंट में चला जाएगा। और सबसे बड़ी वजह है कि आपके उत्तराखंड, आपके उत्तर प्रदेश, आपके झारखंड, आपके शिमला, ये जो हमसाया रियासतें मेरे पास हैं, इनमें बच्चों और बच्चों का दाखिला रेट अगर आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा है। अब कश्मीर यूनिवर्सिटी को ही इस साल जो है सीटें खाली पड़ी हैं, एडमिशन नहीं होते हैं। गालिबन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने कुछ सब्जेक्ट्स आपने लाए, जिसमें मैंने डाटा साइंस का जिक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, जो सक्सेसफुल डिग्रियां करने के बाद इसका मुस्तकबिल कहां है, इसकी जो प्लेसमेंट है वो कहां पर है। मुझे लगता है कि जॉब बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये तो उन बच्चों की बात है जो सही सलामत है और इस बड़े इदारे पे नजरें टिकाए बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद जमुल साहब श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए, मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। लेकिन जरा बात उन बच्चों की भी करते हैं जो जिस्मानी तौर खास हैं, या जिनको आप विकलांग कहते हैं, हैंडीकैप्ड हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बच्चों को किसी ना किसी तरह की जिस्मानी तौर कोई प्रॉब्लम है, जिनके लिए स्पेशल क्राइटेरिया भी सरकार की तरफ से सेट किया जाता है। लेकिन परेशानियां इन बच्चों को भी है। पिछले दिनों आपको बताया कि हैंडीकैप जो लोग हैं या माजूर अफराद हैं, वो पेंशन 5-6 महीनों से नहीं ले पा रहे, मुश्किलात हैं। लेकिन उसी दौरान हमने रिजर्वेशन की भी बात की थी कि इन बच्चों को जो आला तालीम याफ्ता हैं लेकिन हैंडीकैप्ड हैं, सरकार का क्या क्राइटेरिया है। 4% रिजर्वेशन की अनाउंसमेंट हुई थी, उस पर क्या बात हुई, उस पर भी कोई फोकस नहीं। लेकिन हज़ारों जिस्मानी तौर जो खास बच्चे हैं, इनका तालीमी मुस्तकबिल भी एक तरह से धुंधला हो रहा है। बहुत दूर दूर तक कोई रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि स्कूलों में जो हमारी जानकारी के मुताबिक एजुकेटर्स, स्पेशल एजुकेटर्स जो कहलाते हैं, उनकी कमी का सामना करना पड़ रहा है।
कोई स्पेशल कॉलेज कायम नहीं हुआ और असातिज़ा भी जो इस वक्त है वो मुस्तकली के मुंतज़र हैं या आप कह सकते हैं कि उनको भी परमानेंट बेसिस पे लगाया जाए, इसका इंतज़ार हो रहा है। पॉलिसियां भी बनाई गई, लेकिन 12वीं जमात पास होने के बाद इन स्पेशल बच्चों की तालीम आज के वक्त में मुतासिर हो रही हैं। जम्मू कश्मीर यूटी में ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिनके लिए कोई स्पेशल कॉलेज नहीं है। 12th के बाद ये कहाँ जाएंगे, क्या ऑप्ट करेंगे, परेशानी है। दीगर कॉलेजों में जो ज़ेर तालीम बच्चे हैं वहाँ उन्हें माहिर एजुकेटर्स यानी जो कम से कम इशारों में उनको समझा सकते हैं, एजुकेटर्स जो इस वक्त हैं जो उनको समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इशारों में ही जो तालीम देने का काम कर सकते हैं, वो उस्ताद मौजूद नहीं। और इसी तरीके की सूरत हाल ऐसे बच्चों की तालीम जिससे बुरी तरह मुतासिर हो रही है। ये तो एक बात। दूसरी, अगरचे स्कूलों कॉलेजों या बच्चों का खास ख्याल रखा जाए, मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए सरकार की एक पॉलिसी है जिसके मुताबिक इकदाम किए जाएं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि कॉलेजों में ऐसे बच्चों को पढ़ाने वाला कोई माहिर एजुकेटर दस्तयाब नहीं है जो इन फ्री एजुकेशन देने वाले इन बच्चों के लिए भी आगे आए। और सरकार की जानिब से भी क्योंकि ये स्टेप लिया जाना तो उस पर भी फोकस अभी तक नहीं हुआ है। तीसरी बात, सरकारी और जो निजी स्कूल है यहाँ पर सिर्फ चंद ऐसे बच्चे तालीम हासिल करते हैं जो इस वक्त पोलियो या फिर हाथ और पांव से महरूम हैं या फिर जिस्मानी तौर खास अफराद हैं। बाकी लोग क्या करेंगे? अब जो मैंने शुरुआत में कहा कि अगर ये बच्चे 12th तक पढ़ लेते हैं उसके बाद ऑप्शन क्या है वो नहीं कर सकेंगे। ऐसे बच्चों की तालीम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। समझने के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी समझने की सलाहियत कम है, नफ्सियाती या जहनी तौर पर बीमार है। स्कूलों और कॉलेजों के लिए आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर इकदाम उठाए जाते हैं क्योंकि हर एक इलाके के अंदर 4 लाख से ज़्यादा लोग जो माजूर अफराद जम्मू कश्मीर के अंदर हैं और कितने ख्वानदा है, कितने आला तालीम याफ्ता है, वो पिछले दिनों आपके सामने डेटा रख चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये वो बच्चे हैं जो मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर ज़ेर तालीम है, लेकिन बच्चे जिनको माजूर बच्चे तो कहा जाता है, इनके बेहतर मुस्तकबिल का क्या होगा, दूर दूर तक फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आता। स्पेशल एजुकेटर्स, ये खुद जब हमने हैंडीकैप एसोसिएशन के जिम्मेदारान से बात की तो उन्होंने कहा बच्चों के लिए ना कोई कॉलेज है, जिन टीचर्स को परमानेंट करना था वो नहीं हो सका है, और इतना ही नहीं, जिन बच्चों ने इन बच्चों की सलाहियत को समझकर जो इशारों में पढ़ाने वाले असातिज़ा होते हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर इन बच्चों का साथ दे सकते हैं, उन बच्चों को अभी तक किसी तरह की सहूलत नहीं मिली है। यानी आसान लफ्जों में कहेंगे तो बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लगा है। स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स की कमी पूरी नहीं हो सकी है। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा अब एक और खबर की करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प खबर ये है, और बात करते हैं सोनमर्ग इलाके की। यानी वो इलाका जो अक्सर सुर्खियों में रहता है गर्मियों में, लेकिन अब सरमा के दौरान विंटर्स में भी ये इलाका जो है वो सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से फैसला लिया गया है कि सरमा से कबल स्टॉक का जायज़ा भी लिया जाएगा। और सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज सोनमर्ग में एक अहम तरीन इजलास भी तलब किया गया है। और ये खबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सोनमर्ग को खुला रखने के लिए, सोनमर्ग कंटिन्यूसली खुला रहे, इस सिलसिले में इंतज़ामिया की आज अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है। गवर्नमेंट इंतज़ामिया गियर अप हो गई है ताकि सोनमर्ग की खूबसूरती को देखने के लिए, जहाँ समर्स के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग जाया करते हैं, अब विंटर्स में भी जाएं, इस सिलसिले में कोशिशों का आगाज़ जो है वो कर लिया गया है। याद रखिएगा कि हर साल जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से सोनमर्ग को खुला छोड़े और सोनमर्ग के अंदर सयाह आए। लास्ट ईयर भी तकरीबन 7 अक्टूबर को इसी तरीके का इजलास हुआ था, जिसमें उस वक्त के सूबाई कमिश्नर ने यह फैसला लिया था कि विंटर्स के दौरान ट्रैफिक भी आए और विंटर्स के दौरान वहां पर तमाम सयाह भी पहुंचे और लद्दाख के लिए भी शहरा चलता रहे। इस सिलसिले में इकदाम किए गए थे। फिर जड़मो टनल और दीगर चीज़ों की भी बातें सामने रखी गई थी। ताहम कल जो इजलास होने जा रहा है ये इंतहाई अहम है, जिसमें सूबाई सतह के अफसरान भी होंगे और साथ साथ महकमा टूरिज्म के डायरेक्टरेट को भी मदऊ किया गया है ताकि सयाहों को विंटर्स के दौरान यहाँ की ओर रागिब कराया जाए। सलीम वानी इस वक्त हमारे साथ है। सलीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इजलास का मकसद पहले ज़रा समझाइएगा, क्योंकि इतलात यही है कि ये जो इजलास है ये गुज़श्ता साल भी हुआ था, कोशिशें की गई थी कि ट्रांसपोर्ट चलता रहे,
ٹور آپریٹرز وہاں کام کرتے رہے، لیکن وہ کھنک اور وہ جو وہاں پر دکھنا چاہیے تھا وہ دکھا نہیں تھا، کیونکہ بہت زیادہ برفباری ہو رہی تھی۔ اب کی بار تیاریاں کیا کچھ ہے؟ کیونکہ مانا جا رہا کہ گلمرگ کے پیٹرن پر سونمرگ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گنڈولا کو لگایا جا رہا ہے، سکینگ سپاٹس کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بار سیاح بہت زیادہ تعداد میں وہاں آئے۔ بالکل گور صاحب، ایک چیز تو ہے کہ پچھلے سال پی کے پولے صاحب جب ڈیوکام کشمیر تھے تو اس نے اکتوبر میں ایک اہم اجلاس سونمرگ میں کیا تھا، جس میں سارے کشمیر کے جو مین آفیسز ہے، چاہے ٹورزم ہو، بی آر او ہو یا زڈمو ٹنل ہو، ان کے افسران نے، گاندربل ایڈمنسٹریشن ہے، سب کو وہاں پہ میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ اس کے بعد جو ہی اس نے میٹنگ ختم کی تھی، اس نے ہمارے ساتھ ہی بات کی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ اس بار 2022 میں پورے ونٹر کو سونمرگ کھلا رہے گا، اور ایک ٹیوب جو ٹنل ہے جو گگن گیر سے لے کر سونمرگ کو کنیکٹ کرتی ہے، تو اس کو ہم ایک ٹیوب کو چالو کریں گے۔ لیکن وہ خواب آج تک پورا نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ لاسٹ ایئر بھی جو ٹریڈرز باڈی سونمرگ ہے، ان کا یہی کہنا تھا کہ سونمرگ کاش ہم کو بھی وہ سپنا برابر ہو جائے، جس طرح گلمرگ کھلا رہتا ہے، پہلگام کھلا رہتا ہے، تو سونمرگ بھی کھلا رہے۔ سونمرگ میں لیکن جو بیسک فنڈا ہے کہ سونمرگ میں جو ونٹر پریپریشن ہوتی ہے، چاہے آپ ہوٹلرز کی ہے، پاور کی کمی ہے یا پانی کی کمی ہے، یا جو بیسک جو ایشوز ہوتے ہیں وہاں پہ، اگر وہ تیار ہو تو یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کھلا رہے۔ لیکن کہنے کرنے میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ کوئی فیصلہ لیتے ہو تو اس پہ عمل کرانے کے لیے آپ کو گراؤنڈ میں اترنا ہے، یا جب آپ کوئی فیصلہ لیتے ہو ایز اے باس تو آپ کو اس پہ عملانا ہے، افسروں کو عملانا ہے۔ اور اسی طرح جب وہاں پہ کل 3 تاریخ کو 11 بجے سونمرگ میں ایک اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر گاندربل کے صدارت میں ہونے والا ہے، جس میں پورے جو نظام ہے، جو اس میں طرز عمل ہے، جو چاہے گا اس کو، تو ان کو بلایا گیا ہے، بی آر او کو بلایا گیا ہے، اے آر ٹی او گاندربل کو بلایا گیا ہے، ٹورزم کو بلایا گیا ہے، افسروں کو۔ تو کل کیا حتمی فیصلہ ہوگا، کیا اس بار جو ٹیوب ہے گگن گیر ٹنل کا اس کو چالو کیا جائے گا، یا اس بار یہ پریپریشن ہے کہ سونمرگ کو ہم کھلا رکھیں گے۔ تو پوری طرح سے اگر سونمرگ کی بات کریں گے، سونمرگ میں جو بیسک چیزیں ہیں ابھی ان کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے، پانی ہو، بجلی ہو۔ اگر وہ اس میں کامیاب رہیں گے تو بڑی بات نہیں ہے کہ جب گورنمنٹ کوئی چیز چاہتی ہے تو اچھا، اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا، جو ٹراول آپریٹرز ہے یا ٹور آپریٹرز یا ہوٹل مالکان وہاں پر ہے مقامی طور پر، انہیں کافی امیدیں لاسٹ ایئر بھی تھی، اور محکمہ سیاحت نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش ضرور کی تھی۔ کیا اب کی بار کوئی انفراسٹرکچر میں تبدیلی وہاں پر دیکھنے کو ملی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر؟ اگرچہ سرکاری سیکٹر میں اتنا زیادہ نہیں ہے، کیا پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے؟ ڈسپائٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس پورے علاقے کے اندر آپ کوئی نئی چیز نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن جو پرانی چیزیں ہمارے پاس وہاں موجود ہے، کیا اس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا گیا؟ ایک اور دوسرا، جو روپ وے جس کی فاؤنڈیشن اور جس کی نشاندہی کی گئی تھی، وہ کہاں تک مکمل ہوا ہے؟ کیونکہ وہ مانا جا رہا تھا کہ بیسک اٹریکشن پوائنٹ رہے گا ونٹر کے دوران۔ یہ اچھا سوال کیا گور صاحب آپ نے۔ سونمرگ میں جو پہلے 2000 سے جو ہوٹلز بنائے گئے ہیں، ان میں کافی سارے ہوٹل ایسے بھی ہیں جو ابھی پائی تکمیل نہیں ہوئے ہیں، اس میں بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے کہ کوئی بھی کنسٹرکشن دریائے سندھ کے نزدیک یا گرین بیلٹ میں نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے سونمرگ کی جو ماضی حالات ہے، اگر کہا جائے کہ سونمرگ میں کافی کنسٹرکشن بھی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہوئی ہے، کافی ہوٹلز بنے ہیں، لیکن سونمرگ کو اگر دیکھا جائے، جو وہاں کے جو ٹریڈرز باڈی ہے، وہاں کے جو ہوٹلرز ہیں، ان کا سب سے زیادہ گلہ جو ہے وہ ٹورزم اتھارٹی سے، کیونکہ جو آج تک سونمرگ کو ٹورزم نے اس نقشے پہ لانے کی کوشش شاید نہیں کی کہ جس طرح وہ گلمرگ کو کرتے ہیں، پہلگام کو کرتے ہیں، کیونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا پارٹ تو ہے اس میں، لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ویسا اتنا نہیں کچھ کر سکتی ہے جتنا ٹورزم کر سکتی ہے۔ سونمرگ بھی ایک خوبصورت جگہ ہے، کشمیر کے 3 جگہوں میں سب سے خوبصورت جگہ سونمرگ میں ہے، لیکن اس کو عملانے کی ضرورت ہے۔ اگر سونمرگ میں اتنے بڑے آج تک وہاں یہ کہا تھا کہ گنڈولا کو سٹارٹ کیا جائے گا، آج تک وہاں پہ کہا گیا تھا کہ دوسرے جو چیزیں ابھی تک ان کی جو کاغذی کاروائی ہوئی تھی وہ ہوئی ہے، لیکن جو زمینی حقائق کچھ الگ سے نظر آتے ہیں۔ اگر کرنے اور کروانے میں بہت فرق ہے، لیکن سونمرگ کو اگر دیکھا جائے گا، اگر سونمرگ کی طرف ٹورزم اتھارٹی یہ دھیان دے گی تو سونمرگ آنے والے دنوں میں ایک خوبصورت۔ چلیے، بہت بہت شکریہ سلیم، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ ایک اور اہم اور بڑی خبر وہ بھی ضلع گاندربل سے ہے، چھوٹا سا ضلع ہے لیکن ایک اور بڑی اہم اور دلچسپ خبر سامنے آ رہی ہے
کہ جانوروں کے ساتھ تصادم آ رہا ہے کہ وائلڈ اینیمل اور جانوروں کے انسانوں کے بیچ جو ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ ہے، اس حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ گاندربل ضلع کے اندر پچھلے 9 مہینوں کے دوران کئی وارداتیں رونما ہوئی ہے اور جنگلی جانوروں کے ساتھ تصادم آرائی کے دوران کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہے، اور یہ بھی اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں کہ 30 سے زیادہ جانوروں کو ریسکیو کرایا گیا، انہیں یہاں پہلے بند کیا گیا، بعد میں ریسکیو کرایا گیا جی ان علاقوں سے جو آبادی والے علاقے ہیں۔ لیکن بڑی خبر یہ کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر کانفلکٹ ہو رہا ہو، تصادم آرائی جانوروں کے ساتھ ہو رہی ہو، اس بیچ وائلڈ لائف محکمہ جو ہے وہ سب سے زیادہ سرخیوں میں رہتا ہے، اور خبر یہ ہے کہ وائلڈ لائف محکمے کے پاس بنیادی ڈھانچہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر بھی نہیں ہے۔ بڑگام کی صورتحال کیا کچھ ہے، سری نگر کی صورتحال کیا کچھ ہے، نارتھ اور ساؤتھ کی صورتحال کیا کچھ ہے، وقتاً فوقتاً ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں، لیکن ضلع گاندربل میں بھی وائلڈ لائف محکمے کے پاس اعداد و شمار جو سامنے آئے ہیں، جس طریقے کا ایکوپمنٹ اور مین فورس ہونا چاہیے تھا وہ دکھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابھی تک تقریباً 22 سانپوں کو بچایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر جانوروں کے اعداد و شمار بھی سامنے آ رہے ہیں، وائٹ بیئر، پولر بیئر اور دیگر جانوروں کو، اور وائٹ لیپرڈ، سنو لیپرڈ کو بھی سپاٹ کیا گیا ہے کچھ مقامات پر۔ تو وائلڈ لائف محکمہ اپنی طریقے سے عوام کو وقتاً فوقتاً جو ڈو اینڈ ڈونٹس کی ایک فہرست دے رہا ہے، لیکن اس ضلع کی صورتحال یہ ہے کہ تصادم آرائی اب بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ ان راستوں سے اب راہداریاں بن رہی ہیں، چلنے کے راستے بن رہے ہیں جو شاید کل تک جنگل کے علاقے تھے اور جنگلی جانور وہاں پر رہائش پذیر ہوا کرتے تھے۔ سلیم، کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات آپ کے پاس ہے؟ کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ 9 مہینوں کے دوران درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں اور درجنوں جانوروں کو رہا بھی کرایا گیا ان علاقوں سے جہاں پر وہ تھے اور انہیں وہاں سے نکالا گیا۔ بالکل گور صاحب، یہ جو ہے کہ وائلڈ لائف نے جو اس بار پچھلے 9 مہینوں میں گاندربل میں اگر دیکھنا جائے تو گاندربل کے بہت سارے علاقے جو جنگلی علاقے ہیں، اس میں آپ اندرون کی بات کریں، ارہوما کی بات کریں، نارناگ کی بات کریں، گنڈ کی بات کریں، جہاں پہ پچھلے 9 مہینوں سے آج تک 7 لوگ جو زخمی ہو گئے، جو وائلڈ لائف کے جانور جو اینیملز ہیں، جو یہاں پہ بیئر ہے یا باقی جو جنگلی جانور ہے، انہوں نے ان کو زخمی کیا ہے۔ لیکن آج تک 34 جو ایسے جانور ہیں اینیمل جن کو انہوں نے کیپچر کیا ہے ریسکیو کے دوران۔ گاندربل میں آج تک وائلڈ لائف نے 242 ریسکیو آپریشن چلائے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا اب جو جنگلی جانوروں کا رخ ہے وہ بیچ بازار میں ہوتے ہیں۔ آپ نے ریسنٹلی 1 مہینہ پہلے کنگن کے بیچ ٹاؤن میں جو کنگن کا گاؤں ہے وہاں پہ بیئر کو دکھنے کو ملا، اور نیزبل میں آپ نے دیکھا پچھلے 10-15 دن سے وہاں پہ مین ٹاؤن میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر گاندربل ڈسٹرکٹ کی بات کریں گے، 34 جانوروں کو یہاں سے کیپچر کیا گیا ہے وائلڈ لائف کی طرف سے۔ لیکن وائلڈ لائف کے پاس جو ایکوپمنٹس ہونے چاہے، ابھی جو ماضی میں دیکھا گیا تھا جیسے ایک گن ہوتا ہے یا ان کے پاس وہ بڑے وہ ہوتے ہیں، وہ سٹیلز کے جو ہوتے ہیں، جب تک وہ لاتے ہیں تب تک بالو یا کوئی بھی جانور ہو وہ جنگل میں واپس گیا ہوتا ہے۔ لیکن جو ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے جو چیزیں ہیں ان کو ایکوپمنٹس کو جو جدید ترین ہے، جو باہر کے ملکوں میں جو باقی جگہوں پہ ہے، اسی طرح یہاں پہ آج تک 242 ریسکیو آپریشن گاندربل میں کیے ہیں اور 6 لاکھ روپیہ انہوں نے ان لوگوں کو دیے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں۔ گاندربل میں 7 لوگ جو آج تک گاندربل ڈسٹرکٹ میں زخمی ہوئے ہیں، اور جس میں 34 جانوروں کو انہوں نے کیپچر کر کے جو داچی گام ہے وہاں پہ پہنچایا ہے، جس میں سنیک ہے، اول ہے، بیئر ہے، مونکی ہے، بہت سارے جنگلی جانور ہیں۔ لیکن گاندربل میں اگر دیکھا جائے، گاندربل میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ وائلڈ لائف کو اپنا ٹیم ایک جدید لیس خرید ہتھیاروں سے رکھنا چاہیے، اور گاندربل میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ گاندربل ناگبل سے لے کر سونمرگ تک گاندربل میں جنگلی علاقے بہت سارے ہیں، اور یہاں کے لوگ ان کی جنگلی جانوروں کے بہت شکار ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ہر مہینے میں ایک نہ ایک ریسکیو آپریشن بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان وائلڈ لائف والوں کو۔ چلیے، بہت بہت شکریہ جی سلیم ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ وائلڈ لائف محکمہ متحرک تو ہے لیکن مین پاور نہیں ہے، جدید آلات نہیں ہے، جس کی وجہ سے لگاتار شکایتیں بھی آ رہی ہیں، اور جو تصادم آرائی کی خبریں ہیں وہ نارتھ ساؤتھ کے بعد اب گاندربل سے بھی آنا
शुरू हो गई हैं। छोटा सा ब्रेक है, यानी 9:30 का वक्त हुआ चाहता है, छोटा सा वक्फा होगा, तिजारती वक्फा होगा। वक्फे के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरमा ने दस्तक तो दे दी है, अभी बर्फबारी दूर दूर तक कहीं नहीं है, लेकिन सफ़र करना मुश्किल हो रहा है। ये कहाँ पर सफ़र करना मुश्किल हो रहा है, इस पर बात करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि SIA के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, कार्रवाई किस तरीके से हुई है। सनम एजाज हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फ़लस्तीन गजा की सूरत हाल से भी आपको रूबरू करवाएंगे। बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि बड़ी खबरों का आगाज़ होगा छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।